सर, आज की पहली कंपनी पे मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। और जिस तरीके से आज हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से सर, कल जो प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट रही, क्या मतलब उसको सुनने के बाद या उसके बाद क्या हमको फोकस क्या पावर की तरफ और बढ़ाना चाहिए या हटाना चाहिए? पावर को लेके व्यू क्या है सर? इलेक्ट्रिफिकेशन पर काफ़ी जोर दिया गया और कि हमने इतना कर दिया है, इतने परसेंट जो है, और आगे जिस तरीके से वो कह रहे हैं कोविड जैसे सिचुएशन की बात अगर हो रही है तो निश्चित रूप से पावर की तरफ ही अब विकल्प क्या बचा है? गैस तो तुरंत हमारे यहाँ उत्पादन शुरू नहीं हो जाएगा इतनी तेज़ी के साथ, तो निश्चित रूप से फोकस अब हम पावर की तरफ बढ़ाएंगे अपना। आपका व्यू क्या है सर उस पर? और पावर ग्रिड से शुरू करना चाहेंगे, आज थोड़ा मोमेंटम भी है, आपका व्यू क्या है? सर देखिए, मेन प्रॉब्लम क्या है कि हम पावर रिलेटेड प्रॉब्लम में तो जाएंगे ही जाएंगे, ये तो हम डे वन से जान रहे हैं। गवर्नमेंट प्राइस नहीं बढ़ने देगी, गवर्नमेंट आपके ऊपर प्रेशर भी डालेगी, गवर्नमेंट प्राइस भी नहीं बढ़ने देगी। अगर प्राइस नहीं बढ़ने देगी तो आपके ऊपर प्रेशर तो आ जाएगा, बट मार्जिन प्रेशर रहेगा सर। और ये मैं शुरू से कह रहा हूं, पावर सेक्टर से पिछले पूरे हफ्ते जब हाई मार रहा था कि प्लीज यहां प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट को सिर्फ आपको पावर की आपूर्ति इंपॉर्टेंट नहीं है, गवर्नमेंट को इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी चाहिए। सर इस पे मैं आपको एक चीज बोलूंगा, एक बार कोल इंडिया का अगर आप चार्ट खोल के दिखा दें। कोल इंडिया में हमने पिछले हफ्ते भी कहा था कि हायर लेवल पे आप प्रॉफिट बुक करिए इसमें। इसके पीछे का सिंपल लॉजिक ये है कि जितनी भी ये मीडिया चैनलों पे खबर चल रही है ना कि हायर प्राइस पे ऑक्शन होगा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि पावर क्राइसिस जब होंगी तो गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि हायर लेवल पे कोल प्रोक्योरमेंट किया जाए। और देखिए आज आप कोल इंडिया जिस तरीके से बिहेव कर रहा है, तो क्लियर केस है सर, पावर में हायर लेवल पे एग्जिट ही इंपॉर्टेंट है, पावर में बाइंग नहीं करनी। पूरा पिछला एक साल आपने देख लिया, उसके बाद अगर बाइंग की बात करेंगे तो फंसने वाले काम फिर हम खुद कर रहे हैं। और उसके साथ साथ सर वो पुट ने एक और नया हाई मार दिया है, 186 का नया हाई रजिस्टर कर दिया है, 200 के टारगेट बस पहुंचने वाले हैं। तो अभी करें क्या सर? अरे मतलब रखिए प्रॉफिट बुक कर सर, लें? हम प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं प्रॉफिट बुक कर लें या अभी होल्ड करें? ये मैं नहीं, सवाल सवाल ये। अभी रखिए सर, ठीक है, अभी दो यहाँ सौ पर। रुपये क्रॉस करेगी फिर हम स्टॉप लॉस चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो अभी होल्ड के साथ ही आप यहाँ पर जाएं, ये सलाह यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए, इस बीच जो है अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं अम्बाला मैम के पास। अम्बाला मैम, आज अच्छा मोमेंटम बनता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अभी सवाल भी था मैम लेमन ट्री को लेकर के एक दर्शक का। अभी की जो सिचुएशन है और होटल इंडस्ट्री जिस तरीके से क्राइसिस में गुजर रही है, और जो कल स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर का रहा कोविड जैसी सिचुएशन के लिए तैयार रहने की बात जो की जा रही है, क्या होटल इंडस्ट्री के लिए अच्छे दिन खत्म होने वाले हैं? क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? Okay. So it's not applicable for all the stocks. Industry-wise, phenomenal time, yes, system प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो स्टॉक ऑलरेडी को डिस्काउंट कर चुके हैं वहां पर मैम अंबाला मैम, नेटवर्क का इशू आ रहा है, वो आपको की आवाज़ नहीं पहुंच पा रही मैम। तो या तो कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क हो, समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। तो चलिए, तो हम आपसे अभी लेमन ट्री पे बात करते हैं, लेकिन इन सब के बीच में एक काफ़ी दिनों बाद रेलवे में थोड़ा सा दम दिखाई दे रहा है आईआरएफसी में। सर जरा देखिए, जरा 2% की तेज़ी 91 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है, 91 आईआरएफसी। क्या व्यू रहेगा सर आईआरएफसी को लेकर के? देखिए सर, रेलवे में हम बार बार बोल रहे हैं कि मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, बट लेट जस्ट द एंटायर सिचुएशन कूल ऑफ। आईआरएफसी के ये मूवमेंट में मैं फ्रेश बाइंग आपको नहीं बोलूंगा, क्योंकि मार्केट में अभी हम फर्दर डाउनसाइड मूव देख रहे हैं। जिस तरीके से पोजीशन है, हो सकता है आपको एक बार 98 तक का भी, बट सर मार्केट ही नीचे जा रहा है, तो अभी कुछ बहुत ज्यादा नहीं होगा। रेलवे से निकलिएगा मत, रेलवे में रहिएगा जरूर। वॉर खत्म होते ही आप देखिएगा नया लॉजिस्टिक सप्लाई में, क्योंकि सर अभी आप बात कर रहे थे ना, गवर्नमेंट इलेक्ट्रिफिकेशन की बात कर रही है, लॉजिस्टिक सप्लाई में आप देखिएगा। मैं वापस से एक चीज बोलूंगा, गुड्स ट्रेन मॉडर्नाइजेशन, और उसके लिए अनाउंसमेंट बहुत तगड़े आने वाले हैं, क्योंकि सिर्फ इलेक्ट्रिक कार नहीं, इलेक्ट्रिक ट्रेन भी इंपॉर्टेंट बनेगी अगर आपको इंडस्ट्रियल सप्लाई इंडिया की मेंटेन करनी है। ये बात निकल के आई है। चलिए, 217 रुपए 80 पैसे हो गई है कॉल। नहीं सर, जो अब तो चली रही है, अब जब प्रॉफिट बुक करने की बात हो तो मैं बताइए। वही आपको कह रहा हूं, अब स्टॉप लॉस रिवाइज कर लेते हैं सर। हाँ। स्टॉप लॉस अगर आप बुक करना चाह रहे हैं तो बुक भी कर लीजिए, 125 रुपए में दी थी आपको, 200 रुपए का टारगेट हो गया। अगर बुक नहीं करना चाह रहे हैं और इसको कंटिन्यू करना चाह रहे हैं
तो 168 का आप स्टॉप लॉस रिवाइज कर लीजिए, बाइंग प्राइस से बहुत ऊपर है। वैसे अब जिस तरीके से सिचुएशन बन रही है, आपको हायर लेवल पे आने के बाद कहाँ प्रॉफिट बुक करना होगा वो बता दूंगा, बट 125 रुपए में लिया है सर, 15 मिनट में 200 रुपए हो गई। ठीक है, आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग दैट बहुत कैन शानदार सर। तो ये यहाँ पर राय यहाँ पर निकल करके आती हुई, तो अगर आप चाहें तो मुनाफा बुक कर सकते हैं। अरुण सर, बहुत बहुत स्वागत आपका भी आज की इस चर्चा में ज्वाइन करने के लिए। सर, अभी तो हमारा सेगमेंट चल रहा है, थोड़ी देर में आपसे हम इस पर जरा बाजार की स्थिति पे आपका एक व्यू पॉइंट जानना चाहेंगे, लेकिन पहले सर एलएनटी पे आपकी राय जानना चाहेंगे। एलएनटी की तरफ से कल ब्रोकरेज हाउसेस की कुछ एक रिपोर्ट्स भी रही और आज के गूगल ट्रेंड में ये ट्रेंड भी कर रहा है। क्या व्यू है सर इस गिरावट में, जो गिरावट देखने को मिली, क्या पोजीशन बनानी चाहिए एलएनटी जैसे शेयरों में थोड़ी थोड़ी करके? आपका व्यू क्या है सर? 2.25% के आसपास की आज मजबूती देखने को मिल रही है। बिल्कुल विपुल जी, पहले तो आपको रची जी को गुड मॉर्निंग। विपुल जी, कहीं ना कहीं मोमेंटम एलएनटी में लैकिंग है। ये सबको मालूम है, मेजर कारण मिडिल ईस्ट में जो भी कुछ चल रहा है, इस वजह से थोड़ा बहुत मोमेंटम लैक कर रहा है। पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी है, कोई दिक्कत वाली बात मुझे नजर नहीं आती है। इनफैक्ट एलएनटी 3400 के पास काफी अच्छे करेक्टेड लेवल्स के आसपास मिल रहा है। एक ही चीज का ध्यान रखने, लेके आज या कल नहीं बेचना है या 2 महीने के बाद नहीं बेचना है, तो डेफिनेटली इस लेवल पे ऐड करके चल सकते हैं। शॉर्ट टर्म व्यू डेफिनेटली नेगेटिव है, अभी तक चार्ट में कोई पॉजिटिविटी नजर नहीं आ रही है, पर पोर्टफोलियो में एडिशन के लिए काफी एक्सेलेंट लेवल से विपुल जी यहाँ पे एलएनटी को ऐड करके डेफिनेटली चल सकते। इस बीच जो है बाजार अब नए इंट्राडे लो की तरफ बढ़ता हुआ 22,624 ये नया इंट्राडे लो बना है। 22,634 पे अब का लेवल अभी देखने को मिल रहा है, नहीं मेंटेन कर पाया, और जो खबर आई और मुझे लग रहा है अब उसका असर भी धीरे धीरे करके बाजार पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। 22,624 का लो 22,635 का लेवल अभी देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पर ज़रा निगाहें हैं तो इसको थोड़ा सा अभी 10 मिनट जो 10 स्टॉक्स डिस्कस करने के बाद इस पर दोबारा हम लोग लौट के आएंगे और इस पर और समझने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। रजी सर, तेजस नेटवर्क देखिए ज़रा, क्या कैसा लग रहा है आपको? 5-5.25% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है, 422 के आसपास। बीच में एक अच्छा रिकवरी आ रही थी ऐसा लग रहा था, लेकिन फिर जब बाजारी क्रैश हो गया तो कोई बात ही नहीं। अभी क्या करना चाहिए तेजस में? सर देखिए, तेजस नेटवर्क को आप देखें ना, और इसमें डिफेंस का जितना बड़ा हाथ है, जितना आर&डी, और मैं बार बार बोल रहा हूँ डिफेंस में हमको चीजें देखने को अच्छी मिलेंगी। तेजस नेटवर्क सर मुझे इन लेवल्स पे भी अच्छा लगता है। आप 427 रुपए पे देख रहे हैं। आपको एक चीज मैं बोलूंगा, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है इसलिए स्टैगर्ड मैनर में बाइंग करिएगा। इसका रेंज बहुत बड़ा हो गया है सर, क्योंकि इसने जिस तरीके से अभी हाई बीटा मूवमेंट किया है। अगर आपको ये 326 रुपए तक भी मिलता है तो स्टैगर्ड मैनर में बाइंग करिएगा और करते रहिएगा, क्योंकि इसका भी मैं आपको बोलूं, जब ये पूरी सिचुएशन आपको क्लियर होती हुई दिखेगी, एक्सपोर्ट ऑर्डर बहुत अच्छे आएंगे। लेवल की बात करें, 532 रुपए आपको कभी भी देखने को मिल सकते हैं, और 532 रुपए को सस्टेन करता है। उसके बाद 624 और 624 के बाद 858 तक जाने की पोटेंसी रखता है। दिस इज अ वेरी गुड काउंटर। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं सर के पास। सर, अभी हम बात कर रहे थे कुछ एक लोगों के सवाल जो आए थे रेलवे को लेकर के। अभी क्या करें सर, रेलवे में आज रिकवरी है थोड़ी, आरवीएनएल और आईआरएफसी दोनों पे मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। रेलवेज को लेकर के आप की एक राय रही, लेकिन बहुत लंबा अरसा हो गया, कल भी अच्छी पिटाई हुई और आज हल्की रिकवरी है। 100 रुपये के नीचे आईआरएफसी ठीक नहीं लग रहा सर, मतलब वैल्यू बाइंग के लिहाज से कैसा लग रहा है आईआरएफसी भी, और आरवीएनएल पे भी आपकी राय? बिल्कुल विपुल जी, लॉन्ग टर्म के लिए कोई दिक्कत नहीं है, पर दिक्कत एक ही चीज की है, वो है मार्केट सेंटिमेंट। अगर मार्केट सेंटिमेंट खराब होता है देन एक करेक्शन सभी स्टॉक्स में आ सकते हैं। हाई बीटा स्टॉक्स है विपुल जी, आईआरएफसी आरबीएनएल दोनों एफ&ओ में भी है, तो दिक्कतें लेवरेज की भी है, दिक्कतें मार्केट सेंटिमेंट्स की भी है, इसलिए लेवल्स देना काफी मुश्किल है। पर वैल्यूएशंस देखें तो अभी भी आप कह सकते हैं विपुल जी एक पार है, पर जब भी मार्केट में सेंटिमेंट सुधरेंगे, डिफेंस, रेलवे, इवन मुझे लग रहा है ओवरऑल बैंकिंग स्टॉक्स, ये सभी काफी अच्छा करेंगे। पर एग्जिट करने की सलाह मेरी नहीं है विपुल जी इन स्टॉक में, जिनका व्यू लॉन्ग टर्म का है। डेफिनेटली काफी पेन में है, मुझे पता है काफी लोगों की ऊपर की बाइंग भी है ओवरऑल रेलवे स्टॉक्स में, पर जिनको एक्यूमुलेशन करना है या फिर जिनकी व्यू लॉन्ग टर्म की है, उनको बने रहने की सलाह रहेगी। शॉर्ट टर्म में अभी भी पेन है, तो इसलिए शॉर्ट टर्म में इन स्टॉक्स को बाय करने की सलाह नहीं रहेगी।
चलिए, ये बात यहाँ पर आरबीएनएल और आईआरएफसी को लेकर के निकल के आ रही है। अंबाला मैम की आवाज़ एक बार फिर से सुनने की कोशिश करते हैं, अगर वहाँ पे चले, लगता है चले गई, लेकिन लगता है वहाँ पे कुछ तकनीकी दिक्कत। जी, अरुण मंत्री सर भी चले गए। ये रचित सर जो बात कर रहे हैं, सही बात कर रहे हैं, लग रहा है क्या अद्भुत जो है यहाँ पर, क्या ही कहा जाए सर। अरुण सर भी गायब हो गए, नेट कनेक्शन सर, ये सर बहुत प्रॉब्लम आ रही है, ऑल ओवर इंडिया प्रॉब्लम आ रही है। और ये आप मान के चलिए ये प्रॉब्लम अभी चलेगी। अब इस पे सर, अब क्योंकि ये बात कर रहे हैं, एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, मतलब 2 मिनट लूंगा सर, आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो जाएगा। बता इनको दीजिए सर। रेंटल मिलते हैं सर, हम्म। इनको रेंटल मिलते हैं, ग्रीस को, इनको ईरान वगैरह को रेंटल मिलते हैं। और अगर इन्होंने ये बात कह दी है ना कि ये वायर काटेंगे, मतलब कहीं ना कहीं उन रेंटल्स को तो ये खत्म करने की तैयारी कर रहे हैं। मैं डराना नहीं चाह रहा हूं सर, मगर कल ऐसे ही बैठ के वो सर ये बोल बोल करके डरा नहीं, चलो आप डरा तो बहुत देते हैं सर। हाँ, नहीं नहीं, मैं एक चीज के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं सर। हो सकता है इफ दिस थिंग हैपेंस, हम रेडियो फ्रीक्वेंसी पे वापस चले जाएंगे सर। आपको ध्यान होगा जब आप जी बिजनेस और इन सब जगह हुआ करते थे, आप लोग वीसैट लगा करते हाँ थे, याद बिल्कुल है? सर, बिल्कुल वीसैट से काम बिल्कुल। करते थे। हम लोग के पास भी वीसैट होते थे, अरुण सर ने भी उस एरा में ज्वाइन किया होगा कि वीसैट। अब वो वीसैट तो हमने फेंक दिए, अब वो वीसैट तो हमारे पास है ही नहीं, हम तो आराम से अपनी लीज लाइन पे काम कर रहे हैं। मगर अगर ये गई तो वो वीसैट वापस आ जाएंगे। उनके अगर कोई स्टॉक्स हो तो उन पे ध्यान दे दीजिएगा, रेडियो फ्रीक्वेंसी विल कम बैक। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। क्या ही कहा जाए। चलिए, इस बीच जो है अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं और एक और शेयर आज जो है सर, जरा नज़र डालिए रचित सर, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को लेकर के। और यहाँ पर 10,000 बसेस का ऑर्डर की खबरें हैं, जो इलेक्ट्रिक बसों की। तो उसमें ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक एक बड़ा प्लेयर है, जेबीएम ऑटो है। तो जेबीएम ऑटो पे मैं चाहूँगा अरुण सर एक बार देख लें, और ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक तब तक आप जरा, मैं चाहूँगा आपकी टिप्पणी सर। रचित सर बताइए। सर अच्छा मूव कर रहा है ये स्टॉक, इसमें पोजीशन आप अपनी बना के रखिए। जहां तक स्टॉप लॉस की बात है, 1028 का स्टॉप लॉस रखिएगा, और इस मोमेंटम में आपको 1222 रुपए तक ये जाता हुआ दिख सकता है। चलिए ठीक है, कहाँ पे जाता है वो देख, अभी करंट लेवल पे कुछ कर सकते हैं क्या, क्या फिर नीचे स्टॉप लॉस के साथ करिए ना सर, हाँ ठीक है, क्योंकि वही। इनका तो ऑर्डर अभी और मिलेगा। हाँ, अब तो फोकस इसी तरफ जाएगा ज़्यादा। तो हाँ जी, तो जेबीएम ऑटो भी एक जरा नज़र डाल लेते हैं अरुण सर। बिल्कुल विपुल जी, चार्ट अच्छा है इसका, पोल एंड फ्लैग का पैटर्न बना रहा है। और 600 के आज के हाई से विपुल जी वहां से थोड़ा गिरा भी है, तो मुझे लग रहा है अच्छा लेवल्स रहेगा इसको ऐड करने के लिए। नीचे में अगर 572 74 के पास मिलता है तो एक अच्छी एंट्री विपुल जी शॉर्ट टर्म के लिए हो सकती है। 550 के नीचे स्टॉप लॉस होना चाहिए। 550 दो वजह से स्टॉप लॉस है। एक तो आज का लो उसी के आसपास है, सेकंड एक बड़े मूविंग एवरेजेस के ट्रेंड उसी के आसपास नजर आ रहे हैं। तो 550 के स्टॉप लॉस के साथ करेक्शन में स्टॉक को बाय करके चल सकते हैं। चलिए, इस बीच जो है हमारे एक दर्शक लिख रहे हैं, परमेंद्र जी, इंटरनेट कनेक्शन काट दिया गया है जानबूझकर अंबाला मैम का। ओहो हो, बड़ा ही मतलब जो है, लोग भी अद्भुत अद्भुत हैं। और कह रहे हैं कि विपुल जी की एंकरिंग गजब की है, फ़ायदे के साथ शब्दों का चयन भी आपके गजब का है। थैंक यू सर। ये कौन है? डाइन आउट रेस्ट्रो शॉट्स के नाम से आईडी बनाई हुई है। थैंक यू, धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत। अब ऐसे बाज़ार में जो है ना, शब्दों का चयन ही बाहर रखता है, बाकी कुछ तो कर नहीं सकते, तो उसी पे फोकस करना पड़ेगा। सर ये ओएनजीसी जैसे शेयरों पे क्या अभी भी मतलब धीरे धीरे करके खरीदते रहें? और इस पे मैं चाहूँगा आप दोनों की राय रहे, क्योंकि अगर क्रूड इसी तरीके से बना रहा तो क्या अभी जो है बाकी ओएमसी से ध्यान हटाकर ओएनजीसी में पैसे शिफ्ट करने की कोशिश करनी चाहिए या नहीं? विपुल जी, मुझसे क्वेश्चन है? दोनों लोगों से है। आपको, आपने शुरू किया, आप कर दिए, और ये रचित जी और अरुण सर दोनों आप लोगों से जानना चाहेंगे, क्योंकि क्या ये थीम बदलने का वक्त है क्या ओएमसी से? कल आईओसी बीपीसीएल में बहुत सवाल हैं दरअसल, इसलिए पूछ रहे हैं। विपुल जी, मुझे लग रहा है ओएनजीसी भी आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। एक तो अच्छा डिविडेंड देता है, सेकंड क्रूड स्टेबल रहता है तो इनको ज्यादा अच्छा फायदा होता है, ज्यादा ऊपर नीचे क्रूड में नहीं होता है। देन ये कंपनी काफी अच्छा करती है, तो ओएनजीसी डेफिनेटली पोर्टफोलियो में होना चाहिए। इनफैक्ट मुझे लग रहा है आईओसी बीपीसीएल ये सभी अच्छे लेवल्स के आसपास आ रहे हैं। काफी अच्छे करेक्शंस आ चुके हैं, डिविडेंड यील्ड काफी अच्छी है, अपने मेजर मूविंग एवरेजेस के लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के आसपास चल रहे हैं।
तो मुझे लग रहा है विपुल जी ओएनजीसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी चारों में से ही आपको पिक एंड चूज आप करके चल सकते हैं। मेरा प्रिफर्ड पिक रहेगा आईओसी हमेशा के लिए, क्योंकि इनमें ज्यादा क्रूड और गैस दोनों का मिश्रण आपको देखने को मिलता है। जो आप ऑयल मार्केटिंग प्लस गैस का, तो आईओसी मेरा प्रिफर्ड पिक हमेशा से है। ओएनजीसी भी विपुल जी मुझे लग रहा है आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। टेक्निकली भी मजबूत है, छोटी मोटी करेक्शन जरूर आ सकती है, पर इन सभी स्टॉक्स पे मेरा व्यू करंट लेवल से पॉजिटिव। चलिए, इस बीच जो है एक और विशेष मेहमान अमित जैन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। सर, क्या करके मानेंगे सर बाजार में, मतलब अच्छा खासा आप बुलिश आप थे तो आपने उठा करके पुट दे दी, उसके बाद से पुटपुटा रहा है बाजार, तो अब बाजार पे आपसे व्यू लेंगे सर। लेकिन ओएनजीसी पे जरा एक व्यू जरा रचित सर का ले लें और फिर अभी जरा आते हैं आपके पास अमित सर। जी सर, कंप्लीट कर लीजिए अपना व्यू सर। सर, इन लेवल्स पे अच्छा लगता है, बट हायर लेवल्स पे आपको इसमें भी प्रेशर देखने को मिलेगा, क्योंकि क्रूड अगर ऊपर जाएगा तो सरकार इन पे विंडफॉल टैक्स लगा सकती है, और वो विंडफॉल टैक्स अगर लग गया तो आप ये मान के चलिए फिर इनके भी मार्जिन हाथ से जाएंगे। तो ओएनजीसी अच्छा लगता है, पोजीशन अपनी मेंटेन करें, बट हायर लेवल पे जैसे आपको कोल इंडिया के लिए बोला था एग्जिट कर लीजिए, वैसे ही इसके लिए भी बोलेंगे कि एग्जिट कर लीजिएगा। बहुत ज्यादा अपसाइड अगर क्रूड में आता है तो ये विंडफॉल के चपेटे में आ जाएंगे। ठीक। अच्छा, ये जो इंडियन बैंक है या फिर एक टिप्पणी आप लोगों से जानना चाहेंगे। कल भी ये सवाल पूछा गया था कि दूरी कहाँ बना करके चलनी चाहिए। अब जैसे कि होटल इंडस्ट्री का फ्यूचर थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है अभी के सिचुएशन में, और कल के प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट के बाद तो बहुत लोगों के पोर्टफोलियो में है, क्योंकि बजट में जिस तरीके से एलोकेशन हुई, बहुत लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिहाज से, और बहुत सारी ट्रेनें, टूरिज़्म, रिलीजियस टूरिज़्म और बहुत सारी बातें हुई थी, बहुत लोगों ने अपने पोर्टफोलियो में लिया। तो क्या वहाँ से एग्जिट होने का वक्त है? एक तो सवाल ये रहेगा, और पहले बैंकों पर बात कर लेते हैं। बैंक और होटल पर क्या अभी बने रहें या निकल जाए? अमित सर, जरा आप देखिए पहले इंडियन बैंक पर आपका व्यू क्या है, और पीएसयू बैंकों से की रिकवरी में क्या एग्जिट का मौका देखना चाहिए, या अभी बैंकों पे व्यू आप दे क्या रहे हैं अमित जी? विपुल जी, मुझे ऐसा लगता है कि बाजार अब थोड़े लंबे समय के लिए कंसोलिडेशन पे जाएगा, या फिर यहीं ठहरा रहेगा या फिर यहाँ से और गिरेगा। बहुत ज्यादा बढ़ जाए इसकी उम्मीद कम लग रही है, क्योंकि कल भी हमने देखा, वो हम मीम देखते ना, हमला अचानक से हुआ, अचानक से कोई न्यूज आई, फिर बाद में ईरान की तरफ से काउंटर स्टेटमेंट आया कि भाई हमने ऐसे कोई बातचीत नहीं करी है। न्यूज बेस्ड बाजार चलते रहेंगे, अल्टीमेट तेजी निफ्टी में ट्रिगर होने की संभावना तभी बनेगी जब ये 23,850 के आंकड़े को काट देगा, जो अभी हमने लास्ट रैली में, यानी जब बाउंस बैक आया था, वो हाई लगता हुआ देखा था उसके बाद। तो अभी इंडियन बैंक में मुझे ऐसा लगता है विपुल जी, अगर 885 के आसपास अगर मिल जाएगा मुझे लगता है 2-4 दिन के अंदर, तो वहां पर एक बार एग्जिट प्लान बनाना चाहिए, और वापस से 810 811 के आसपास री एंट्री की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो 880 885 के आसपास मिले तो एक बार एग्जिट प्लान बना लीजिए, और फिर उसके बाद री एंट्री 815 के आसपास करिएगा। ठीक सर, ये बात यहाँ पर निकल के आई है इंडियन बैंक को लेकर के। बैंकों पे अभी नंबर अरुण सर का है शायद, क्या? हाँ, अरुण सर का नंबर है। अरुण सर, बैंकों पे व्यू क्या है सर? ये जो पीएसयूज बैंक है, अब अगला टारगेट लोग कह रहे हैं कि अब जो जिस तरीके से फंडामेंटल्स बदल रहे हैं, मैक्रोज बदल रहे हैं, अब प्रेशर जो है वो बैंकों पे बढ़ सकता है आने वाले दिनों में। क्या बैंकों से एग्जिट, जब भी रिकवरी आए तो एग्जिट का व्यू लेना चाहिए? खासतौर से पीएसयूज की बात कर रहे हैं अभी। बिल्कुल विपुल जी, जहाँ तक पीएसयू की बात है, एसबीआई हमने रिसेंटली रिकमेंड किया है, तो एसबीआई और इंडियन बैंक ये दोनों टेक्निकली भी पॉजिटिव है, इनमें कोई एग्जिट की सलाह नहीं है। और जो छोटे पीएसयूज है विपुल जी, उनमें थोड़ा आप कह सकते हैं डेंट आ सकता है, क्योंकि हाईली वोलेटाइल होते हैं। जब मोमेंटम पॉजिटिव होता है तो चलते भी उसी तरफ से है, पर गिरते हैं जब मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग नीचे की तरफ भी होता है। तो क्लियरली हमारा स्टांस पॉजिटिव है पीएसयू बैंक्स में, 2 स्टॉक्स पे, इंडियन बैंक और एसबीआई। और थर्ड बैंक ऑफ बड़ौदा भी हम वेट कर रहे हैं, अगर वो नीचे आता है तो उसमें भी जरूर बाय रिकमेंडेशन रहेगी विपुल जी। बाकी एग्जिट की सलाह अगर पेन में है, अगर ट्रेडिंग पोजीशंस अटकी है, तो छोटे बैंक्स में फिलहाल कोई ट्रेडिंग पोजीशंस लेने की सलाह नहीं है। अगर किसी को लेना है विपुल जी पीएसयू बैंक्स में, तो एसबीआई और इंडियन बैंक ये अच्छे प्लेस्ड है। थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म पेन जरूर रह सकता है, पर मुझे लग रहा है अच्छे जोन्स के आसपास है, और जब फियर सबसे ज्यादा होता है विपुल जी, तभी स्टॉक्स को लेना चाहिए। तो मुझे लग रहा है दोनों स्टॉक्स अच्छे लेवल्स के पास है, इनको बाय करके चल सकते हैं। 1033-34 पे अगर हम एसबीआई लें या फिर इंडियन बैंक लें, तो क्या टारगेट क्या रखने सकते हैं?
विपुल जी, हमने 1100 रुपए तक का टारगेट एसबीआई पे दिया है। एक्यूमुलेशन की राय जरूर है, तो 1100 तक के टारगेट्स आपको एसबीआई में आ सकते हैं। साथ ही इंडियन बैंक की जहां तक बात है, इंडियन बैंक थोड़ा ज्यादा बेटर है टेक्निकल पर्सपेक्टिव से, पर इंडियन बैंक की जहां तक टारगेट्स की बात है, ऊपर में मुझे लग रहा है यहाँ से भी 7 से 8% का मोमेंटम इंडियन बैंक में भी आ सकता है। तो अराउंड 930 940 तक के टारगेट्स उसमें भी देखने को मिलेंगे। एक ही चीज है, स्टॉक्स उनको ही बाई करना है विपुल जी जो शॉर्ट टर्म पेन देख सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट मुझे लग रहा है, चूंकि आज एक्सपायरी है, कल भी एक्सपायरी है, फिर मंडे फिर एक्सपायरी रहेगी, क्योंकि ट्यूसडे छुट्टी है। तो नेक्स्ट 4 से 5 दिन थोड़े वोलेटाइल जरूर रहेंगे, पर मुझे लग रहा है इस वोलेटिलिटी में आपको अच्छे स्टॉक्स बाय करके ही चलना चाहिए। ठीक सर, ये बात यहाँ पर निकल के आई। इस बीच एक टिप्पणी आई है, फिर रजत सर से बात करते हैं। वो आई है कि मोहम्मद गुरफान खान साहब ने सर एक कमेंट लिखा है, कह रहे हैं कि रचित सर ईरान की तरफ से हैं इसलिए इनका इंटरनेट नहीं जा रहा है, और बाकी सब अमेरिका इजराइल की तरफ से इसलिए उनका इंटरनेट काटा जा रहा है। तो ये जो आपने अभी लॉजिक दिया था ना, वो उस पर जो है इन्होंने काउंटर किया है खान साहब। तो सेंस ऑफ ह्यूमर हमारे दर्शकों का भी हम ही लोगों की तरह मतलब धुआंधार है, धुरंधर टाइप का। जी सर, पीएसयू बैंक्स नहीं, बोल बहुत अच्छा रहे, आवाज़ अभी नहीं आ रही आपकी। अरे आई एम सो सॉरी, मैं बस यही पहले मैं ये बोल रहा था कि मैं उठा लिया जाऊंगा, मैं किसी की तरफ से भी नहीं हूं। पता लगा अभी 15 मिनट बाद एक अमेरिकन हेलीकॉप्टर आया और मुझे उठा के ले गया। नहीं भैया, मैं किसी की तरफ से नहीं हूं। सर, मेरे को पीएसयू बैंक्स बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं। क्लियर केस पहले हमने बाइंग कॉल दी थी, फिर प्रॉफिट बुक कराया था। मुझे पूरी बैंकिंग स्पेस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दिख रही है। इसके लिए सर मैंने आपको ये चीज भी हमने डिस्कस करी थी पिछले हफ्ते, जिस तरीके से एक्सपोर्टर्स ने मोरेटोरियम मांगा था, और उसका जो एक रिपल इफेक्ट है, जो डोमिनो इफेक्ट है, वो आपको एसएमई तक हिट करता हुआ दिखेगा। जिस तरीके से कल हमारे प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट आया है कि अब कर्ब्स लगेंगे, इकोनॉमी स्लो डाउन होगी, एसेट क्वालिटी इश्यूज आपको देखने को मिलेंगे इन क्वार्टर्स टू कम। 61,000 लेवल से मैं यही चीज कह रहा हूं, बैंक्स में से एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। वापस मैं यही चीज कहूंगा, बैंक्स में अभी एग्रेसिव मत होइए। जब तक वॉर नहीं रुकता, जब तक इकोनॉमी स्टेबल नहीं होती, बैंक्स में आपको बहुत पेन पॉइंट देखने को मिलेगा। और अभी बिल्कुल दूरी बना के रखनी है, कुछ भी नहीं करना है। नो फ्रेश बाइंग एज पर माई अंडरस्टैंडिंग। तो अलग अलग व्यूज़ यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। हालांकि व्यूज़ जो है ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन बैंक को लेकर के अरुण सर पॉजिटिव है, वहाँ पे खरीदारी की सलाह है। रजत जी का मानना ये है कि अभी दूर बने रहें, ये सलाह यहाँ पर निकल के आई है। तो यहाँ पर एक और टिप्पणी आई है सौरभ गोयल जी की, कह रहे हैं रचित सर असल में जमाली मामू हैं, बियर्स का आदमी बुल्स की सियासत में घुस गया है। ये सब धुरंधर, मतलब ये मुझे लगता है कुछ दिन में आपके मीम ना बनने लगे, मतलब जो है रचित जी जिस तरीके से मतलब जो है टिप्पणियाँ आ रही हैं। चलिए, इस बीच जेएसडब्ल्यू को लेकर के सर जरा जेएसडब्ल्यू देखिए सर। अमित सर, क्या यहाँ पर आप देख रहे हैं जेएसडब्ल्यू इंफ्रा को लेकर के ऑलमोस्ट फ्लैट 241 के आसपास ट्रेड करता हुआ, बीते 4-5 दिन में 5-6% टूटा है। क्या करना चाहिए? जेएसडब्ल्यू इंफ्रा कैसा लग रहा है सर? सर खराब लग रहा है अभी तो सेटअप पूरा। अभी इसने पुल बैक दिया था 274 रुपए तक का, आज वापस से 242 रुपए हो चुका है। मुझे लगता है इसका पेन थोड़ा और बढ़ सकता है, और मोटा माटी कम से कम ये 207-208 रुपए तक गिर सकता है। तो वहां पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है बाय करने की। करंट मार्केट प्राइस में बाय नहीं करना चाहिए। इस वीक की क्लोजिंग अगर 245-246 के नीचे की होती है तो 208-209 लगाने से, आई मीन 208-209 मोस्ट लाइकली लग जाएगा। अगर किसी भी, आई मीन मुझे लगता है 207-208 के आसपास बाइंग अपॉर्चुनिटी बनाइए। अगर कोई बाउंस बैक मिलता है 247-248 के आसपास एक बार एग्जिट प्लान कर लीजिए। ठीक। एक टिप्पणी है जिस पर मैं सबके मतलब जो है ना, सबका बहुत छोटा छोटा रिएक्शन चाहूँगा। अरुण सर, रजत जी और अमित जी, ज्योति रंजन जी का ये सवाल है, कह रहे हैं कि सर आई हैव इन्वेस्टेड 45% ऑफ माई सेविंग इन स्टॉक्स एंड फंड्स for better future for 8 years. I believe in India's growth, so I took this step. Now should I stay invested or sell my portfolio? Please advise. अब ये बहुत लोगों के मन में सवाल है कि भाई लोगों का एक कन्वेंशन को तोड़ करके लोग एफडी से बाहर निकले, बैंकों से पैसे बाहर निकालना शुरू किया, म्यूचुअल फंड में डालना शुरू किया या मार्केट में डालना शुरू किया।
ये जो सवाल है ये कईयों के मन में है कि क्या वो फैसला सही था, ख़ास तौर से जिन्होंने अभी जर्नी शुरू की अपनी। तो उनके लिए मेरे एक दो जानने वाले थे, उन्होंने हाल फिलहाल में अपनी जर्नी शुरू की, कहे भाई उससे अच्छा तो एफडी हुआ करती थी, क्योंकि उन्होंने उसके पुराने इतिहास को नहीं देखा है, उस तरह के रिटर्न को नहीं देखा, उनके लिए हाथ मतलब जो है आते ही जल गए। तो क्या सलाह रहेगी आप लोगों की? और जैसे ये 8 साल से इन्वेस्टेड हैं ज्योति जी, क्या इनको अपने पोर्टफोलियो को बनाए रखना चाहिए या फिर निकल जाना चाहिए? मैं चाहूँगा छोटी छोटी टिप्पणी। अरुण सर आपसे शुरू करना चाहेंगे। विपुल जी देखिए, थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा आप कह सकते हैं खत्म, पूरा इन्होंने अपना दिया नहीं है। 2 से 3 चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती है। एक तो इनकी एज कितनी है, सेकंड इनके पास जो सेविंग्स इन्होंने लगाई है क्या वो इमरजेंसी फंड या फिर इमरजेंसी फंड हटा के लगाई है, सेकंड कितना रिस्क ये अपने सेविंग्स पे ले सकते हैं। 2 से 3 चीजें जरूरी है विपुल जी इनका आगे का देखने के लिए कि आगे कैसा इनको इन्वेस्ट करना चाहिए। बाकी ये 8 साल से मार्केट में है तो ऑलमोस्ट इन्होंने दो बड़े फॉल ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर 8 साल से है तो 2018 से मैं मान के चल रहा हूँ, तो कोविड का फॉल देखा है और बीच में 2021 में एक फॉल आया था छोटा, देन अभी का एक फॉल देख रहे हैं, तो 2 से 3 फॉल ये देख चुके हैं। तो एक ही चीज इनको सलाह रहेगी विपुल जी, अगर इमरजेंसी फंड एक अलग जरूर रखें, और सेविंग्स अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप अभी भी आपके पास रिकरिंग इनकम है, तो रिकरिंग इनकम के अलावा अगर अदर देन रिकरिंग इनकम आप सेविंग्स को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मुझे लग रहा है विपुल जी शॉर्ट टर्म हिकअप्स है और हिकअप्स थोड़े दिन और जारी रहेंगे, पर पैसा इक्विटी में बनेगा, ये नेक्स्ट पहले भी हिस्ट्री ने बताया और आने वाले 5 साल में भी बनेगा। पर एक ही चीज का ध्यान रखना है, जो पैसा आपको जरूरत है, जो आपने इमरजेंसी फंड के लिए रखा है या कुछ इमरजेंसी टास्क के लिए रखा है, वो पैसे को मार्केट में एक ही साथ ना लगाएं। बाकी अगर आप कोई जो सेविंग्स आप दूसरे एसेट क्लासेस में कर रहे थे, चाहे वो गोल्ड में रहे या किसी और एसेट क्लास में रहे, अगर वो इक्विटी में लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर एक इमरजेंसी फंड या जरूर अपने पास में रखें। इन कैश में बात कर रहा हूँ, नॉट इन इक्विटीज, वो एक फंड जरूर रखें। बाकी मुझे लग रहा है इक्विटी में कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग टर्म में पैसा अच्छा बनना चाहिए। रजी सर देखिए, मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं अरुण सर जो बात कर रहे हैं, और हमेशा हम ये बात करते भी हैं कि इक्विटी मार्केट में वो पैसा जो आपको जल्दी नहीं निकालना हो वो लगाए। अगर आप उस पैरामीटर पे सेट हो रहे हैं कि अभी आपका इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन लंबा है, अभी आप जिस तरीके से पोजिशनड हैं, आपके पास इमरजेंसी फंड भी है, और आप सिर्फ अगर इंडियन इकोनॉमी के लिए सवाल पूछ रहे हैं, तो सर क्योंकि जियोपॉलिटिक्स से सारे कनेक्शन निकल रहे हैं, मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, जब भी ये वॉर ओवर होता है, और सर 2 जून की आपको डेट दे ही रखी है, जब भी ये वॉर ओवर होता है तब आप ये देखिएगा कि क्लियर केस देयर विल बी ओनली फ्यू कंट्रीज विच विल बी पोटेंट इनफ टू ग्रो। चाइना अपनी जगह है, रशिया अपनी जगह बनाया हुआ है, और ईरान के साथ जो भी उनके रिलेशनशिप्स हैं। इंडिया ग्रोथ स्टोरी कहीं नहीं जा रही है, हम एनर्जी क्राइसिस में जरूर हिट करने वाले हैं। हो सकता है आपको एक क्वार्टर का पेन पॉइंट दिखे, बट डरिए मत, अगर आपने क्वालिटी स्टॉक ले रखा है तो बने रहिए, डोंट चेंज योर कन्विक्शन, इंडियन ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है। ठीक, ज्योति जी का रिप्लाई भी आया कि सर मैंने 8 साल के लिए इन्वेस्ट किया है और इमरजेंसी फंड नहीं है, एंड पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट गारंटी टू द फ्यूचर प्रॉफिट्स। मतलब ये डिस्क्लोजर क्यों देने लगे मेरे प्रभु? अद्भुत है भाई। अमित सर, संक्षिप्त टिप्पणी आपकी सर, बहुत छोटी जी। विपुल जी 3 चीजें हैं यहाँ पर। एक तो मुझे ऐसा लगता है 8 साल के लिए अगर इन्वेस्टेड हैं तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको थोड़ा सा 1 साल 2035 तक होल्डिंग पीरियड बनाना चाहिए। दूसरा, यहाँ से 20,000 का भाव भी अगर आ जाता है निफ्टी का तो पैनिक नहीं होना चाहिए। और तीसरा, 20,000 19,000 के आसपास अगर इनकेस कभी निफ्टी आई तो वहां पर और एड ऑन करने की कैपेसिटी होना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए अगर पोजीशन नहीं बनाई है और कोई इमरजेंसी फंड यहाँ पर लगाया हुआ नहीं है, तब तो कोई इशू नहीं है। ठीक, चलिए ये बात जो है यहाँ पर निकल के आई है। चलिए इस बीच कह रहे हैं कि सर आप लगता है मेरा सवाल गलत समझ लिए, माई इंग्लिश इज़ बैड आई थिंक। अब पता नहीं सर, अब मुझे जितना मैं पढ़ पाया मैंने इसीलिए पढ़ करके सुना दिया, बाकी आप हिंदी में भी लिखते तो भी कोई आपत्ति नहीं थी, अंग्रेजी में लिखा, जितना समझ में आया हमने बता दिया गया। चलिए इस बीच जो है आगे बढ़ते हैं, और 1-2 टिप्पणी, मेरा जो सवाल था आप लोगों से वो ये था कि अभी दूरी कहाँ से बना के रखनी चाहिए।
कैपिटल मार्केट को लेकर के व्यू क्या है सर? और आप ऋषि सर, आप बोले थे होटल को लेकर के, या फिर अरुण सर से का नंबर है, तो अरुण सर, क्या होटल से अभी दूरी बना करके चलेंगे आप? जिन बहुत लोगों के पास होटल स्टॉक्स हैं, अभी काफ़ी सारे सवाल भी आ रहे थे, तो जिनके पास है वो निकले या बने रहें, अभी आपका व्यू क्या है? विपुल जी, वोलेटिलिटी में स्टॉक्स नीचे आ सकते हैं, ये बात पक्की है। तो जिनके पास है, अभी तो स्टॉक्स काफी नीचे आ चुके हैं, तो निकलने का कोई बड़ा डायरेक्शन नहीं है, पर फ्रेश बाई करने के लिए थोड़ा वेट करें। नो डाउट एक बार जब भी चीजें सुधरेगी तो डोमेस्टिक, वैसे भी छुट्टियों के सीजन में मिडिल ईस्ट में वॉर हुआ है, तो मुझे लग रहा है जो भी बाहर घूमने वाले थे वो इंडिया में ही अपने वेकेशन जरूर मनाने होंगे। पर मुझे लग रहा है विपुल जी, जब भी मार्केट स्टेबल हो तब होटल स्टॉक्स की तरफ जाएंगे, क्योंकि एक बड़ी इंडस्ट्री है और ज्यादा ऑप्शन नहीं है इस सेक्टर में। 3 से 4 स्टॉक ही है जो काफी अच्छा मुझे लग रहा है ग्रोथ दिखा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच रखिए विपुल जी, होटल सेक्टर में बाय करने की सलाह नहीं रही। होटल सेक्टर में बाय करने की सलाह अभी नहीं है। यहाँ पर अमित जी से जानना चाहेंगे। अमित सर, जरा देखिए, आपका व्यू क्या है इंडियन होटल्स, होटल लीला, ये दोनों स्टॉक्स पर लेकर के, और एक 30 सेकंड की टिप्पणी अगर आप होटल पे अगर आप कर सके तो। अब देखिए विपुल जी, एक्चुअली अगर पूरे मार्केट एक कोलेटरल डैमेज चीज होती है, ठीक है, कुछ सेक्टर ऐसे होंगे जो थोड़े स्टेबल दिखेंगे, लेकिन अगर मान लीजिए निफ्टी इनके 20,000 आ जाती है, तो उस टाइम पर त्राही त्राही सब जगह मची हुई रहेगी, यानी कोलेटरल डैमेज के तौर पर हम इन इंडस्ट्रीज में भी इफेक्ट होते हुए देखेंगे। अगर इंडियन इसकी ये जो स्टॉक है इंडियन होटल्स, अगर हम इसकी बात करें तो चार्ट सेटअप तो बहुत अच्छा दिख रहा है, अभी तक एक्सपांशन आने की उम्मीद नहीं बना रहा है, 591 रुपए के आसपास का भाव चल रहा है। लेकिन जी, लेकिन अगर ये 600 रुपए, 610 रुपए के ऊपर क्लोज नहीं हो पाता है, तो हो सकता है विपुल जी एक बार 546 रुपए, 525 रुपए और 490 रुपए तक भी दिख जाए, और वो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब सारे स्टॉक मार्केट गिरता है। तो अभी इसमें अग्रेसिव बाय नहीं करना चाहिए। अगर ये 640 रुपए के ऊपर निकलता है तो वहां से एक बढ़िया मोमेंटम पकड़ सकता है 690 रुपए तक का, तो 640 के ऊपर ही बाय करना चाहिए। और अगर मुझे लगता है लोअर लेवल में जो मैंने लेवल्स बताए हैं, 550 रुपए, 525 रुपए, 500, 495 रुपए, यहाँ पर छोटी छोटी क्वांटिटी में एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ठीक है। ये बात यहाँ पर निकल के आई है। अभी रचित सर आ गए हैं क्या? और नहीं आए हैं तो अरुण सर आप बताइए जरा, बीएससी सीडीएसएल जैसे शेयरों में कैपिटल मार्केट में क्या बने रहें, या इस गिरावट में थोड़ी सी दूरी बना लेनी चाहिए? बीएससी और सीडीएसएल दोनों पे आपका व्यू, और बाकी कैपिटल मार्केट पे शेयरों पे क्या करना चाहिए? विपुल जी, बीएससी पे मेरा व्यू पॉजिटिव है। नो डाउट स्टॉक आप कह सकते हैं थोड़ी बहुत गिरावट के चपेट में है, पर इतना पेन देखने को मिला नहीं है जितना मार्केट में है। पर ये स्टॉक अगर वापस आपको 2650 के आसपास मिलता है, पिछले बार विपुल जी मैंने आपको इसी लेवल के आसपास सुझाया था, 3000 तक स्टॉक गया था, वापस अगर 2650 के पास मिलता है तो डेफिनेटली बीएससी को ऐड करना चाहिए। एक्सेलेंट स्टॉक है, और जब तक एनएससी का आईपीओ नहीं आता विपुल जी, इसको बाय लिस्ट में जरूर रखें। जब भी एनएससी का आईपीओ फाइनलाइज हो जाता है और प्राइस बैंड आ जाता है और लिस्टिंग के चांसेस दिखने को मिलते हैं, जब मुझे लग रहा है इसकी स्टोरी डिम होती हुई नजर आएगी, तो बीएससी में मुझे लग रहा है करेक्शन पे बाय करना चाहिए। 2650 एक अच्छा लेवल है एंट्री करने। सर, इस सेगमेंट को हमें समाप्त करना होगा, रचित जी भी है नहीं। आप और अमित सर बताइए मुझे कि हमने जो 7-8-10 शेयर चुने हैं जिस पे बातचीत हुई है अभी, उनमें से अरुण सर आपको क्या लगता है, दूरी अगर बनानी हो तो किस पे बनाएंगे? पावर ग्रिड, लेमन ट्री, एल&टी, तेजस नेटवर्क, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, जेबीएम ऑटो, आईओसी, ओएनजीसी, इंडियन बैंक, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, बीएससी, सीडीएसएल, इनमें से क्या कोई ऐसा स्टॉक है, या फिर आपकी तरफ से कोई ऐसा रिकमेंडेशन जहां से आप एग्जिट की राय दे रहे हो इस बाजार में, जहां से आपको लगता है कि इस सेक्टर से तो दूरी बना लीजिए अभी की सिचुएशन में? जी विपुल जी, सेक्टर में हमने रियलिटी सेक्टर से क्लियर दूरी बनाने की सलाह दी है, पहले भी दी है और अभी भी। इतने करेक्शन के बाद भी मुझे नहीं लग रहा रियलिटी सेक्टर में कोई बड़ा आपको कोई अच्छा पैसा बनता हुआ नजर आएगा। नो डाउट शॉर्ट टर्म हिकअप्स या शॉर्ट टर्म तेजी जरूर आएगी, क्योंकि हाई बीटा स्टॉक्स है, 30-40% रिसेंटली करेक्टेड है। पर मुझे लग रहा है जब भी राइज आता है इन स्टॉक से एग्जिट लेने की सलाह रहेगी, खासकर जो हाईली लिवरेज्ड रियलिटी स्टॉक्स हैं जैसे डीएलएफ हो गया, इनमें मुझे लग रहा है उछाल में वापस एग्जिट करना चाहिए। जहां तक सेक्टर्स की बात है, मुझे लग रहा है रियलिटी सेक्टर से जरूर दूर रहे, वहां पे अगर उछाल मिलता है तो एग्जिट करने की सलाह रहेगी। बाकी विपुल जी, जितने भी स्टॉक्स आपने बताए उनमें से
ऐसे कोई स्टॉक्स मेरी एग्जिट लिस्ट में नहीं है, क्योंकि ऐसा ज्यादा बड़ी रिकमेंडेशन रही नहीं है। पर सीडीएसएल पे भी मेरा इतना व्यू विपुल जी पॉजिटिव है नहीं। अगर सीडीएसएल में भी आपको उछाल मिलता है, अगर आपके प्राइजेस के आसपास भी मिलता है, या फिर जस्ट इन लॉस भी निकलते हैं, तो सीडीएसएल से निकल के बीएससी में स्विच होने की सलाह है। ठीक, ये बात है यहाँ पर। आपकी राय रचित सर, एग्जिट की राय कल भी मैंने आपसे पूछी थी, आज भी पूछी, क्योंकि इस समय दूरी कहाँ पे बना के चलनी चाहिए। खरीदने के मौके तो बातचीत हम लोग करते ही रहते हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन दूरी कहाँ बना करके चलनी चाहिए। जो अभी हमने नाम लिए, पावर ग्रिड, लेमन ट्री, एल&टी, तेजस नेटवर्क, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, जेबीएम ऑटो, आईओसी, ओएनजीसी, इंडियन बैंक, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, बीएससी, सीडीएसएल, इनमें से कोई ऐसे शेयर हैं जिससे आप दूर रहने की सलाह देंगे? पहला सवाल। और दूसरा, अगर इनमें नहीं तो किन में? सर, ऑयल रिफाइनरी पूरी की पूरी दूरी बना के रखनी है, इनको प्रेशर पॉइंट रहेगा। ट्रैवल, टूरिज्म, होटल, एविएशन, पूरी दूरी बना के रखनी है, इनका प्रेशर पॉइंट अभी खत्म नहीं होगा। और जहां तक बात है सर, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, जेबीएम ऑटो, बीएससी, लोअर लेवल्स पे स्टैगर्ड मैनर में इनमें बाइंग करनी चाहिए, क्योंकि सर जिस तरीके से इस बार सरकार हिट हुई है फ्यूल क्राइसिस को लेके, मैं समझता हूं बहुत एग्रेसिवली आने वाले समय में सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को वॉर फुटिंग पे ये अब इलेक्ट्रिक बसेस पे लेकर आएंगे ही आएंगे, क्योंकि अब ये चीज समझ में आ गई है कि तेल की निर्भरता हमारे देश को पंगु बना सकती है। ठीक, अमित सर, आप एग्जिट रूट कहाँ पे देख रहे हैं, कहाँ से दूरी बना के चलनी चाहिए? विपुल जी, मुझे ऐसा देखिए, अब एक्चुअली मैं सेक्टर स्पेसिफिक तो बात नहीं करूंगा, लेकिन काउंटर स्पेसिफिक अगर कोई करना चाहे, हाँ, वैसे जो अभी बात करना चाहें आप जी। हाँ, काउंटर स्पेसिफिक बात ना करके मैं ओवरऑल स्टॉक मार्केट की बात करता हूँ। 23,800 के ऊपर जब तक निफ्टी नहीं जा रही है, तब तक हर बाउंस में एक बार एग्जिट प्लान बना लीजिए। आपके स्टॉक अगर आपको छोटा मोटा मुनाफा देते हैं या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस में एग्जिट अपॉर्चुनिटी देते हैं, तो एक बार एग्जिट बना लीजिए। 23,800 के बाद हो सकता है हम अच्छी खासी तेजी पकड़े, वरना बाजार एक बार के लिए, विपुल जी मुझे कहने में खराब लगता है, लेकिन एक बार के लिए 20,000 भी टेस्ट हो सकता है, बैंक निफ्टी 48,000 भी टेस्ट हो सकती है। बहुत शानदार, मतलब जाते जाते 20,000 भी लेवल आपने बता दिए। चलिए ठीक है, इस सेगमेंट को यहीं पर हम रोक रहे हैं।